गुड आफ्टरनून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है एक्लेम्सिया। ठीक है, तो हमने प्री एक्लेम्सिया पढ़ लिया था। एक्लेम्सिया देखते हैं। एक्लेम्सिया क्या है? ये एक एक्यूट कंडीशन है। ठीक है, एक्यूट एंड लाइफ थ्रेटनिंग कह सकते हैं। एक्यूट एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अब जिसमें होता क्या है, कब देखने को मिलती है? सबसे पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या होता है इसमें, कौन से पेशेंट में होती है? एक्यूट और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे देखने को मिलती है, जिसमें कि ज़्यादातर कॉमनली सीन इन, कह सकते हैं ऐसा, कॉमनली सीन इन फीमेल विद डेवलप्ड प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, हमने पढ़ा था प्री एक्लेम्सिया का कॉम्प्लिकेशन होता है। तो प्री एक्लेम्सिया जिस फीमेल को हो रहा है उसको होने के चांसेस क्या हैं? ज़्यादा हैं। ठीक, और एक्यूट कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है हमें? तो हम ये लिख सकते हैं कैरेक्टराइज बाय क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले हमने जो 3 चीज़ें प्री एक्लेम्सिया में पढ़ी थी, क्या क्या थी? सबसे पहले तो हाइपरटेंशन, दूसरा एडिमा, तीसरा प्रोटीनयूरिया। ये हमने किस में पढ़े थे? प्री एक्लेम्सिया में। अब क्वेश्चन यही आता है कि इनमें से कौन से सिम्टम एक्लेम्सिया के हैं? ये 3 भी दिए होंगे, उसमें दिया होगा क्लासिकल सिम्टम। तो क्लासिकल में एक्लेम्सिया के अंदर क्या आता है? ये 3 तो होते हैं, प्लस क्या होते हैं? एक होगा सीजर आपका और कोमा। तो हमने ये पढ़ा कि एक्यूट और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कब होती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। कॉमनली कब किस में सीन होती है? फीमेल, उस फीमेल में जिसमें कि प्री एक्लेम्सिया हुआ हो। क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीनयूरिया, सीजर और कोमा। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब हम अभी पढ़ेंगे कैसे कैसे ये चीज़ें हुई तो आपको अभी समझ में आ जाएगा आसानी से। क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है हमें। क्या आप कहते हैं कि ये आपको इंट्रानेटल में देखने को मिलता है, या आप ये कह सकते हैं कि इसको अब प्रीनेटल में देखने को मिलता है, प्रीनेटल पीरियड में, इंट्रानेटल में, या आप ये कहो कि इसमें पोस्टनेटल में किस में देखने को मिलता है? बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है इंट्रानेटल में, सॉरी प्रीनेटल कंडीशन में। ठीक है, 50%, 30% इंट्रानेटल में और पोस्टनेटल में 20% केसेस में देखने को मिलता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक्लेम्सिया आपको बर्थ के बाद भी देखने को मिल सकता है। तो ये परसेंटेज केसेस हैं। अब इंसिडेंस रेट 1:500 में से एक फीमेल जो कि प्री एक्लेम्सिया से सफ़र करती है, उनमें से एक फीमेल को एक्लेम्सिया होने के चांसेस हैं। मतलब 500 प्रेग्नेंट वुमेन में से एक फीमेल को होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? अब इसमें क्या क्या देखने को मिलता है उसकी बात करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रोटीनयूरिया। प्रोटीन क्या पढ़ा था पहला? प्रोटीनयूरिया। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोटीनयूरिया कैसे होता है। तो आपको याद होगा जो हमने बाउमन कैप्सूल पढ़ा था उसमें कुछ सेल्स पड़ी थी जो यहाँ पे रहती है, जो फिल्टर करती हैं। हमने बोला था प्रोटीन फिल्टर नहीं होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि कौन कौन सी चीज़ें फिल्टर होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती हैं। ठीक है, जो एस्पिरिन था, पेनिसिलिन था, प्रोटीन था, ये सारी चीज़ें यहाँ से फिल्टर नहीं होती थी। ये इन्फिनेट आर्ट्रियोल के थ्रू यहाँ से जो फिर पीसीटी में, यहाँ पे नीचे जो पीसीटी लगी होती थी उस पर जो ब्रश बॉर्डर होता था वहाँ से अब्जॉर्ब होते थे। ठीक है, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि प्रोटीनयूरिया हो रहा है। ठीक है, प्रोटीन तो यहाँ से अब्जॉर्ब भी नहीं होता है क्योंकि प्रोटीन चाहिए ही नहीं होता है। नॉर्मली जो 0.1 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, 0.1 ग्राम प्रोटीन क्या हो सकता है? नॉर्मल है। ठीक है, 0.1 ग्राम तो हो सकता है कि आ जाए। लेकिन क्या होता है जब बहुत ही ज़्यादा, हमने बोला कि क्या पहले कंडीशन क्या थी? हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या बढ़ जाता है? बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है तो ये क्या होती है? ये पोडोसाइट सेल्स यहाँ पे डैमेज हो जाती हैं। सिंपल सा आप से समझिए। वैसे इसका मैकेनिज्म अलग है, जब हम रीनल सिस्टम में पढ़ेंगे
मेडिकल सर्जिकल की नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वहाँ पे हमको पता चलेगा। तो ये पोडोसाइट सेल होती हैं जिनके बीच की दूरी कितनी बताई थी हमने, 0.1 mm होती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो गया, तो यहाँ पे भी तो ब्लड आ रहा है, तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा। अब ये पोडोसाइट सेल यहाँ से डैमेज हो जाती है। अब यहाँ से डैमेज हो गई तो आसानी से आ सकता है ना, यहाँ पे प्रोटीन आ सकता है, ठीक है। तो ये कारण रहता है, मतलब हाइपरटेंशन की वजह से हमारा क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रोटीन यूरिया हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, प्रोटीन यूरिया हमारा हो गया, हाइपरटेंशन की वजह से प्रोटीन यूरिया हो गया। हाइपरटेंशन क्यों होता है, पहले हाइपरटेंशन भी तो नहीं बताया हमने। हाइपरटेंशन क्यों होता है, क्योंकि जो एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया या प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, वैसोस्पाज्म हो जाता है। क्या हो जाता है, वैसोस्पाज्म। अब वेसल्स भैया कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो हाइपरटेंशन तो होगा ही ऑटोमेटिकली। हाइपरटेंशन होगा तो वो बाउमन कैप्सूल में प्रेशर डालेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन यूरिया वहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अगली बात करते हैं, अब हमें प्रोटीन यूरिया भी हो गया, तो दो चीज़ें हमें याद हो गई कि हाइपरटेंशन, वैसोस्पाज्म की वजह से हाइपरटेंशन हुआ और हाइपरटेंशन की वजह से प्रोटीन यूरिया हो गया। अब हमने अगला पढ़ा था एडिमा। एडिमा कैसे होता है, तो आपको बता दूं कि आपकी बॉडी में दो तरीके के प्रेशर होते हैं। एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जो सेल के अंदर पूरी बॉडी के फ्लूइड को इकट्ठा करके रखता है। सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है ना, प्रोटीन, पोटेशियम, बहुत सारी चीज़ें होती है, इलेक्ट्रोलाइट, सारे इसी के अंदर तो इकट्ठा रहते हैं सेल के अंदर। तो जो सेल के अंदर को खींच के रखते हैं प्रोटीन को, मतलब यहाँ पे इकट्ठा करके रखते हैं, ये तो सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, इनके बीच में भी होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, उसमें नहीं जाने देती है। मतलब या तो उसमें उतना रहेगा जितना होना है, मतलब मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस प्रेशर को बोलते हैं, जो इनसाइड की तरफ होल्ड करके रखता है, सेल के अंदर जो प्रेशर को या कंटेंट को होल्ड करके रखता है, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, फंडामेंटल वाले में, अभी फिलहाल के लिए इतना, ठीक है। अब अगला आता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा, हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो होता है जो जब एक जगह पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, जब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड वगैरह भर गया तो इसको रिलीज़ करने के काम आता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में नॉर्मली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा क्या रहता है, दोनों मेंटेन रहते हैं। मतलब इतना ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी नहीं होगा कि फ्लूइड बाहर आ जाए, और इतना ज़्यादा ऑन्कोटिक प्रेशर भी नहीं रहेगा कि सारा का सारा सेल के अंदर सेलुलर एडिमा हो जाए, ठीक है। अब जब ये मेंटेन नहीं होती है, अब ये मेंटेन क्यों नहीं होगी, इनको मेंटेन कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा जो मेंटेन करता है एक होता है एल्बुमिन, ठीक है। एल्बुमिन क्या करता है, सबसे ज़्यादा मेंटेन करता है किसको, इस ऑन्कोटिक प्रेशर को, अंदर की साइड सेल के अंदर क्या। और एल्बुमिन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है। क्या है जी, प्रोटीन है। ये एल्बुमिन सबसे ज़्यादा क्या करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर को या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है सेल के अंदर, मतलब सारी चीज़ों को अंदर की तरफ होल्ड करेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है बॉडी से, हमने पढ़ा था प्रोटीन यूरिया हो रहा है। तो प्रोटीन यूरिया जैसे ही होगा तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो जाएगा, ऑन्कोटिक प्रेशर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन यूरिया हो गया। प्रोटीन यूरिया से ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ तो अब ये जो सेल के अंदर सारा फ्लूइड था ये कहाँ आ जाएगा, इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। तो इस ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है। कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, ठीक है। तो एडिमा हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ तक तो हमने पढ़ा, यहाँ तक तो प्री एक्लेम्शिया में भी था, ठीक है। अब हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली। हमने बोला हाइपरटेंशन, सबसे पहले से करते हैं, वैसोस्पाज्म हुआ, वैसोस्पाज्म की वजह से बोला हमने हाइपरटेंशन हुआ। हाइपरटेंशन क्या लीड करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, प्रोटीन यूरिया करता है सबसे पहले। हाइपरटेंशन से प्रोटीन यूरिया हो गया, प्रोटीन निकल गया किडनी से बाहर। अब प्रोटीन जब बहुत ज़्यादा निकल जाता है तो ऑन्कोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा तो क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी हमने पढ़ ली, ठीक है। अब एक और चीज़ बता दूँ आपको, प्रोटीन नॉर्मली हमने बोला था 0.1 ग्राम अगर बॉडी से बाहर निकलना है तो नॉर्मल है, ठीक है। अब एक बोलते हैं +1 स्टेज, क्या बोलते हैं, +1 स्टेज। +1 स्टेज में कितना निकलता है, 0.3 ग्राम अगर निकल रहा है तो उसको बोलेंगे +1 स्टेज, ठीक है। +2 स्टेज किसे बोलते हैं, फिर जब 1 ग्राम प्रोटीन अगर आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है उसे बोलते हैं +2 स्टेज। +3 स्टेज किसे बोलते हैं, जब आपकी बॉडी से 3 ग्राम प्रोटीन निकल रहा है उसको बोलते हैं +3 स्टेज, ठीक है। +4 स्टेज का मतलब क्या है, अगर आपकी बॉडी से 5 ग्राम प्रोटीन लॉस हो रहा है तो ये सीवियर कंडीशन आ जाती है, ठीक है। प्रोटीन
ये वाली नॉर्मल कंडीशन है। उसके बाद +1 का मतलब है फर्स्ट स्टेज का मतलब है आपको 0.3, +2 का मतलब है 1 ग्राम प्रोटीन लॉस हो रहा है, 3 + 3 का मतलब है 3 ग्राम, +4 का मतलब है 5 ग्राम प्रोटीन। ऐसे इसको याद कर लेना आप, ठीक है। तो ये है हमारी बॉडी से कैसे कैसे प्रोटीन लॉस हो रहा है। अब हमको पता चल गया कि हमारे को एडिमा हो गया। अब 2 चीज़ें और होनी है, वो होना है सीजर। अब एडिमा जब हो जाता है हमारी बॉडी में, क्या हो जाता है एडिमा। एडिमा की वजह से जितने भी सारे हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन, रेस्पिरेशन है, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो भी इफेक्ट हो जाती है। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन कम होने की वजह से ब्रेन में क्या नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, हाइपोक्सिया हो जाएगा। कहाँ पे, ब्रेन की सेल्स में, न्यूरॉन्स में क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। मैंने बोला एडिमा की वजह से प्रॉपर सारी चीज़ें मेंटेन नहीं होंगी, रेस्पिरेशन कम होगा, ऑक्सीजन ब्रेन तक कम पहुंच पाएगा। अब ऑक्सीजन जैसे ही ब्रेन तक कम पहुंचता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, क्या जो भी आप बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपको, इसी को आप बोलते हो, क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो क्या, सीजर। क्या बोलते हैं इसको, सीजर। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सीजर, ठीक। अगर ये सीजर लॉन्ग टाइम तक चला या इसको ट्रीट नहीं किया गया तो फिर क्या हो सकता है, कोमा में जा सकता है पेशेंट। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। साइनम सिम्टम में कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे 3-4 चीज़ें तो यही लिख सकते हैं हम। हाइपरटेंशन साइनम सिम्टम में, एडिमा देखने को मिल रहा है हमको, प्रोटीन यूरिया देखने को मिल रहा है, सीजर देखने को मिल रहा है, कोमा देखने को मिल रहा है। तो ये साइनम सिम्टम हो गए हमारे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जैसे ही एडिमा, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें होती है तो हमें ब्लड विजन भी देखने को मिलेगा ना, ब्लड विजन देखने को मिलेगा। अब ब्लड विजन देखने के अलावा और क्या क्या देखने को मिल सकता है, और क्या क्या देखने को मिल सकता है, हेडेक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हेडेक हो गया, हेडेक हो गया। तो और क्या हो सकता है, अब एडिमा हो रहा है, बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होते जा रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है, तो वेट कैसा हो जाएगा, कम, इंक्रीज हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। अब वेट बढ़ने के अलावा और एक और चीज़ हो सकती है, जब बॉडी से फ्लूइड बाहर नहीं जाता तो आपको वॉमिटिंग वगैरह भी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, वॉमिटिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। सीजर, कोमा तो हमने लिख ही दिया। तो ये नॉर्मल साइनम सिम्टम है, हमने बता दिया कैसे कैसे आएंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। साइनम रिस्क फैक्टर किस किस को ज़्यादा होने के चांसेस है। तो सबसे ज़्यादा जो होने, मल्टी ग्रेविडा और प्रीमी ग्रेविडा की बात करें तो प्रीमी ग्रेविडा को सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, प्रीमी ग्रेविडा को ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, इंक्रीज कंपेयर टू द मल्टी ग्रेविडा। हो दोनों को सकता है लेकिन इसको ज़्यादा चांसेस है। हम रिस्क फैक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, एडवांस एज, मदर की अगर एडवांस एज है तो उसमें भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, एडवांस एज में। नंबर 3, और किस में ज़्यादा देखने को मिल सकता है, अरे जिसको पहले, जिसकी हिस्ट्री हो, किसकी, पहले एक्लेम्शिया वगैरह हो रखा, उसको एक्लेम्शिया की बात कर रहे हैं, प्री एक्लेम्शिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो ये सारे हमारे हो गए क्या। हाँ, एक और चीज़ में हमको देखने को मिल सकता है, आप पढ़ते हो हाइड्रेटिफॉर्म मोल ना, हाइड्रेटिफॉर्म मोल, ठीक है, ये कॉमन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भी याद करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रीमी ग्रेविडा वाले को ज़्यादा देखने को मिलेगा, मल्टी एडवांस है इसमें देखने को मिलेगा, हिस्ट्री पहले से उसको एक्लेम्शिया की है या हाइड्रेटिफॉर्म मोल है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, क्या ये हो सकते हैं, एक्लेम्शिया को लीड करने के कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। हमने बोला इसमें सीजर आते हैं तो कन्वर्जन की स्टेज होती है, वैसे कन्वर्जन में पढ़ लिया होगा आपने, लेकिन हम फिर से एक बार बता देते हैं। तो एक तो होती है, सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है बताइए, आपने पढ़ा होगा, प्रीमॉनिटरी फेज होती है एक, ठीक है। कब तक आती है ये, कब देखने को मिलती है, या कितने टाइम तक देखने को मिलती है, क्वेश्चन है ये। तो ये 20 to 30 सेकेंड के लिए मान के चलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी चलो आप बोलते हैं कि सर आप हर चीज़ बाद में ही बोलते, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे टॉपिक है किसका, जब हम मेडिकल सर्जिकल के नर्वस सिस्टम का पार्ट करेंगे तब हमको कन्वर्जन और जो सीजर आएगा उसमें लास्ट डिजीज कंडीशन सीजर है, तो सीजर को हम अच्छे से पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, प्रीमॉनिटरी फेज को ऑरा फेज भी बोलते हैं। अब ऑरा का मतलब क्या है, स्मेल से रिलेटेड है, तो इसमें क्या होता है, ऑल्फैक्टरी
एक तो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, मतलब उसको अलग अलग अजीब अजीब तरीके की जो स्मेल है वो ऑल्फैक्शन होने लग जाएगा उनका, ठीक है, उसको अजीब सी स्मेल आने लगेगी, मतलब एग्जैक्ट नहीं होगी वो, लेकिन उसको ऐसा लगने लगेगा कि कुछ स्मेल आ रही है गंदी, ठीक है। तो ये पहले आपको सीजर आने से पहले वाली स्टेज है, प्री मॉनिटरी स्टेज है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, एक तो होता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, दूसरा इसमें होता है पिन रोलिंग मूवमेंट। क्या होता है? पिन रोलिंग आईबॉल। पिन रोलिंग आईबॉल मतलब वो अपनी क्या करेगा, आईबॉल्स को घुमा, उसकी आईबॉल अपने आप घूमने लग जाएंगी, पिन रोलिंग आईबॉल, ठीक है। एक और चीज़ देखने को मिलती है इसमें, पेशेंट का हेड टर्न हो जाएगा एक साइड को, टर्न वन साइड एंड फिक्स देयर, और वहीं पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो प्री मॉनिटरी फेज को ये समझ सकते हैं कि आप ये एक ऐसे पहले हमको बता देता है कि अब हमको सीजर आने वाले हैं, ठीक है। इसमें कुछ स्मेल्स आने लग जाती हैं, हमारी आईबॉल घूमने लग जाती हैं। अभी यहाँ पे रिजिडिटी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी यहाँ पे सीजर आने स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले पेशेंट को लग रहा है कि कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है और उसकी आंखें घूम रही हैं और उसका फेस एक साइड को हो रहा है, ठीक है, और वहीं पे फिक्स हो जा रहा है। तो ये सारी हमारी प्री मॉनिटरी फेज में होता है, ये आती है 20 से 30 सेकंड के लिए। अब दूसरी फेज कौन सी आती है हमारी, वो आती है हमारी टोनिक फेज। 20 से 30 सेकंड के लिए हम बोलते हैं टोनिक फेज। टोनिक फेज में क्या होना स्टार्ट होता है, टोनिक फेज में क्या होगा स्टार्ट बताओ, बॉडी में रिजिडिटी आनी स्टार्ट होगी, ठीक है। रिजिडिटी हम कह सकते हैं, आपने सुना होगा एक ऑप्थिटोनस, इसका मतलब क्या होता है, बॉडी में जो उसकी बैक होगी, ठीक है, बैक आगे की तरफ आने लगेगी और जैसे धनुष होता है ना, धनुष, ठीक है, कुछ उस तरीके की बनने लग जाएगी, ठीक। तो उसको बोलेंगे ऑप्थिटोनस बॉडी। रिजिडिटी हो रही है टोनिक फेज में, ध्यान रखना, बहुत सारे इसमें जर्किंग मूवमेंट वगैरह लिख देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी, रिजिडिटी तो पढ़ ली हमने, उसके बाद इसमें ही हमको धीरे धीरे रिजिडिटी की वजह से क्या होगा, अब रिजिडिटी हो रही है उसकी बॉडी में तो क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी कि डायलेट होंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है तो साइनोसिस भी इसमें देखने को मिलेगा। तो सिंपल आप ये समझिए, रिजिडिटी होती है और साइनोसिस होता है टोनिक फेज में, जो कि 20 से 30 सेकंड के लिए आती हैं। अब जो मेन फेज है, मेन मतलब जो क्लोनिक फेज है, जिसमें जर्किंग मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। क्लोनिक फेज कितनी देर तक के लिए होता है बताइए, क्लोनिक फेज जो हमारा होता है वो होता है 1 से 4 मिनट तक के लिए हमको देखने को मिलता है, 1 to 4 मिनट तक के देखने को मिलता है, जिसमें आपका क्या हो सकता है, सलाइवा सिक्रीशन, जर्किंग मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फीट, ठीक है। फिर से मैं ऐसे ही लिखने लग गया, सलाइवा सिक्रीशन होने लगेगा, एक्सक्रीट करने लगेगा, ठीक। दूसरा जर्किंग मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अभी आप इतना याद रखिए कि जर्किंग मूवमेंट होगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं जो इसमें लास्ट स्टेज आती है, ठीक है। जब ये सारा ख़त्म हो जाता है हमारा, तो लास्ट स्टेज में क्या होता है, ठीक, लास्ट स्टेज होती है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में पेशेंट ने अभी तक जो 2-3 फेजों में हुआ था उसको कोई कुछ भी याद नहीं रहता, ठीक है। इन फेजेस का वो पूरा ब्लैंक हो चुका होता है, उसका माइंड उनके बारे में याद नहीं होता उसको, और वो कहाँ पे है क्या है वो भी पता नहीं होता। बीपी पल्स वगैरह उसका इंक्रीज देखने को मिलेगा और उसको लिथार्जी देखने को मिलेगी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करी है ना, जर्किंग मूवमेंट बहुत ज़्यादा करे, तो उसकी बॉडी में लिथार्जी देखने को मिलेगी और वो सोना चाहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसे कुछ भी याद नहीं होगा, बीपी पल्स इंक्रीज होगा और उसे लिथार्जी देखने को मिलेगी। तो ये हो गए हमारे कन्वर्जन के, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया साइनम सिम्टम वगैरह, कैसे कन्वर्जन आ रहा था वो भी देख लिया। अब आप इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट है, तो ब्लड टेस्ट में हम CBC वगैरह चेक करवा लेते हैं, और क्या करवाते हैं इसके अलावा, हीमेटोक्रिट वगैरह, हीमेटोक्रिट, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर तो एब्सेंट नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है कोई दिक्कत हो। प्लेटलेट काउंट वगैरह ये हमने ब्लड टेस्ट में करवा लिया। उसके अलावा यूरिक एसिड का भी हम चेक करवाते हैं, यूरिक एसिड, उसके अलावा क्रेटिनिन, उसके अलावा यूरिन में क्या चेक करवाएंगे, प्रोटीन यूरिया, तो प्रोटीन यूरिया हमको यूरिन से पता चल जाएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो देखते हैं हम, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह करवाते हैं, ठीक है।
अब आपने बाकी तो सुना ही होगा, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, कार्डियो, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करवा लेंगे इसमें बस। और ऑप्थेल्मोस्कोपी, ब्लड विजन हो रहा था ना, तो ऑप्थेल्मोस्कोपी करवाएंगे साइन एंड सिम्टम के हिसाब से, ऑप्थेल्मोस्कोपी। और क्या बोला था मैंने, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, फीटल वेलबींग के लिए, फीटस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट वगैरह फीटस पे करवा लेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या, ये हो गए हमारे इन्वेस्टिगेशंस। अब बात करते हैं फटाफट से, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं दोनों पे, मदर पे भी हो सकती है, फीटस पे भी हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं मदर पे क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, जो मदर है इतनी सारा उसके इम्पल्सेस इतने जनरेट हो रहे हैं, तो सेरिब्रल एडिमा देखने को मिल सकता है, सेरिब्रल एडिमा हो सकता है मदर को। ठीक है, अगली चीज़ पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो सकता है। पल्मोनरी इम्बोलिज्म पता है किसी को, एक्चुअली जब मदर प्रेग्नेंट रहती है तब चांसेस होते हैं डीबीटी वगैरह के। ठीक है, जो इम्बोलस होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, लंग्स में पहुँच जाता है या ब्रेन में पहुँच जाता है। ठीक है, जो वहाँ पे बाकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन करता है। ठीक है, और पल्मोनरी इम्बोलिज्म के अलावा क्या हो सकता है, एस्पिरेशन कर सकती है ना, सिक्रीशन आ रहे हैं तो ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है मदर को। और क्या हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है इन सब की वजह से। ये तो सारे लिंक हैं एक दूसरे से। हाँ, लीवर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, लीवर नेक्रोसिस वगैरह हो देखने को मिलेगा हमें, लीवर नेक्रोसिस। इसीलिए हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, लीवर फंक्शन टेस्ट कर रहे थे। और अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, लीवर नेक्रोसिस क्यों होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर हाइपरटेंशन हो गया तो क्या हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज भी हो सकता है मदर को। क्या हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज भी हो सकता है। ठीक, तो ये हमने मदर में देखी। अब हम देख लेते हैं फीटस में क्या क्या हो सकता है। अब एक फीटस है, उसमें क्या हो सकता है, अरे फीटल की ग्रोथ नहीं होगी, IUGR देखने को मिलेगा उसमें, अगर मदर प्रॉपर, मदर को ये एक्लेम्शिया वगैरह हो रहा है तो डेथ भी हो सकती है फीटस की। तीसरी चीज़ और क्या हो सकता है, इतनी सारी चीज़ें होने की वजह से कंप्रेशन हो सकता है ना वेसल्स वगैरह पे, तो क्या बोल सकते हैं उसको, डिस्फेसिया, डिस्फेक्सिया बोल सकते हैं। डिस्फेक्सिया हो जाएगा, बेबी को ऑक्सीजन वगैरह प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ये तो हमने बात करी इसकी। अब हम बात करते हैं कि हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, इसमें क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। प्री एक्लेम्शिया का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक्लेम्शिया जैसे ही किसी हम कब देखते हैं एक्लेम्शिया, किसी फीमेल में जब हम कम्युनिटी सेटिंग पे गए हैं तब देखते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम तो उसको है क्या करना, रेफरल करना। ठीक है, रेफरल करना। आप बुक से पढ़ते हैं तो आप कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स रही है, उसने कम्युनिटी में देखा कि किसी में फीमेल का ब्लड प्रेशर इतना बड़ा हुआ है, उसमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले वो रेफर कर देगी CSC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ भी करना है। ठीक है, बड़े हॉस्पिटल में या वहाँ से भी बाहर, क्योंकि वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक है, लेकिन रेफर करते हुए दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आता है फिनार्गन या डाइजापाम। ठीक है, ये काम करते हैं सेडेटिव्स का। तो सेडेटिव दे के क्या होगा, फीमेल की एक्टिविटी कम होगी, उसमें इंजरी के चांसेस कम होंगे। तो जब रेफ़र कर रहे हैं उसको, तो हमको ये दो ड्रग्स वगैरह देनी है उसको, चाहे CSC से कर रहे हैं चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कर रहे हैं। तो फिनार्गन और डाइजापाम उसको दे दिया हमने, फिर उसको हमने हॉस्पिटल में क्या करा, एडमिशन कर लिया। ठीक है, अब एडमिशन से आगे बढ़ते हैं। रेफ़र किया, फिनार्गन या डाइजापाम में से कोई भी सेडेटिव दे दिया, उसके बाद हमने एडमिट कर लिया। एडमिशन होते ही क्या करोगे आप, भैया सारी हिस्ट्री कलेक्ट करोगे। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम जनरल हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ठीक है, जनरल हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वहाँ जाते ही सबसे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसकी कलेक्ट कर लेंगे, सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में। ठीक है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ये ध्यान रखें। फिर उसको इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट या उसकी पहले करवा रखी है जहाँ से भेज रखा है, तो उनको चेक करेंगे, और जो नहीं हो रखी है उनके लिए इन्वेस्टिगेशन करवा देंगे, या उसके सारे जो इन्वेस्टिगेशन हमने बताए थे वो सारे इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको भेज देना है, उसको इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए करवा देने हैं उसके वहीं पे। अब एक और चीज़ आते हैं हम, इसी पे करते हैं वजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, वजाइनल एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्लेम्शिया में। इन्वेस्टिगेशन के भेजने के बाद हम वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, और
हम एक इसमें फ्लूइड वगैरह फिर दे देते हैं। फ्लूइड देना बहुत ज़रूरी है। अब ये फ्लूइड हम इसमें कौन सा फ्लूइड देते हैं? इसमें हम मेनली RL यूज़ करते हैं। अब ये RL को कैसे यूज़ करते हैं देखिए, 24 आवर्स मॉनिटरिंग वाला हम इसमें यूज़ करते हैं। 24 आवर्स में अगर फीमेल पेशेंट ने यूरिन आउटपुट उसका कितना है, अगर 300 है सपोज, तो इसमें हम +1000 कर देते हैं। इतना फ्लूइड हम 24 आवर्स में किसको देंगे? फीमेल को देंगे, ठीक है। तो हम 1300 कितना 1300 ml इतना देते हैं। और RL कभी भी कितना नहीं देते, 2 लीटर से ज़्यादा नहीं देंगे। एक्लेम्शिया के पेशेंट को मोर देन 2 लीटर नहीं देंगे, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर मोर देन 2 लीटर नहीं दिया जाता है। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या ड्रग्स कौन कौन सी हैं। पहले तो हमने पढ़ लिया फिनार्गन, एक तो पढ़ी थी हमने फिनार्गन, और फिनार्गन दी, और एक पैथाडीन आती है। क्या आती है? पैथाडीन आती है, ठीक है। ये क्या, ये भी क्या हेल्प करेंगी, क्या हेल्प करेंगी? सीजर वगैरह को कम करेंगी, रिलैक्स करके रखेंगी मदर को। और क्या है? डायज़ापाम, फिनाटोइन वगैरह देते हैं इसमें। फिनाटोइन और डायज़ापाम वगैरह दे दिए हमने, तो ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। हाँ, और एंटी, ये तो हो गए कन्वर्जन के लिए। एंटी हाइपरटेंशन के लिए भी तो दोगे, तो एंटी हाइपरटेंशन के लिए हम एक तो लाबिटालॉल देते हैं, ठीक है। लाबिटालॉल दे दिया आपने। दूसरा क्या दिया लाबिटालॉल के अलावा? इसमें एक एंटीजी दी जाती है, नाइट्रोग्लिसरीन भी यूज़ की जाती है, ठीक है। पहले ये आपको जो भी आप दोगे, ये कैसे दिए जाएंगे? ये पेरेंटल रूट के थ्रू, पेरेंटल रूट के थ्रू। जब स्टेबल हो जाती है कंडीशन तब आप दे सकते हो ओरल रूट के थ्रू, ठीक हो गया। ये तो हो गया हमारा जनरल मैनेजमेंट। इसमें हमने देखा कि सबसे पहले पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया, मेडिसिन वगैरह चला दी उसकी, और फ्लूइड वगैरह दे दिया, ठीक है। एंटी कन्वर्जन दे दिए, एंटी हाइपरटेंसिव दे दिए। लेकिन एक कंडीशन आती है, उसका नाम बोलते हैं हम स्टेटस, क्या बोलेंगे? एपिलेप्टिकस। ये सुना होगा आपने, एपिलेप्टिकस। अब स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है? स्टेटस वर्ड जहाँ पे भी आए, क्योंकि ये बहुत जगह पे आता है, ठीक है। स्टेटस का मतलब ये समझ लीजिए, जो डिजीज़ कंडीशन है उसमें जो मेडिसिन है अब वो काम नहीं कर पा रही है। क्लियर हो गया? मतलब उनका कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। जैसे स्टेटस अस्थमेटिकस होता है, मतलब अस्थमा की ड्रग कौन सी होती है? ब्रोंकोडाइलेटर होती है। तो ब्रोंकोडाइलेटर का जब कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ऐसे ही यहाँ पे कि एपिलेप्टी की जो ड्रग है उनका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है एपिलेप्सी पे, तो क्या होगा? उस टाइम पे हम क्या मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस के टाइम पे जब हमारी एपिलेप्टिकस की ड्रग जो है, एंटी हाइपरटेंसिव कन्वल्सिव ड्रग काम नहीं कर रही है, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। उस पर हम करते हैं ऑब्स्टेटिक मैनेजमेंट। वो था हमारा जनरल मैनेजमेंट, अब करेंगे हम ऑब्स्टेटिक मैनेजमेंट, ठीक है। अब ऑब्स्टेटिक मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसको करते हैं हम 4 स्टेज में, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेज में क्या कंडीशन होगी? फर्स्ट स्टेज में सपोज हमारे पास जो फिट्स हैं, फिट्स समझ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं पेशेंट को, वो क्या है? कंट्रोल्ड है, फिट्स कंट्रोल हैं। और दूसरी की चीज़ हो सकती है जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो मोर देन 37 है, मतलब टर्म पे पहुंच गया। एक्लेम्शिया तो हो रखा है, लेकिन क्या है? फिट्स उसके अभी नहीं आ रहे हैं, उसको कंट्रोल है, और हमारी 37 वीक से ऊपर चलेगी, 37 वीक से ऊपर चलेगी प्रेगनेंसी, ठीक। तो उस टाइम पे हमको क्या करेंगे? उस टाइम को हमको क्या करवाना पड़ेगा? डिलीवरी करवा देंगे सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीवरी करवा देंगे। अब ये डिलीवरी भी कैसे करवा सकते हैं? अगर क्या है, नॉर्मल है सारी कंडीशन, तो क्या करवा देंगे? वजाइनल करवा दोगे, ठीक है। वो अब कैसे हो जाएगी डिलीवरी? तो यहाँ नॉर्मल तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो इंडक्शन से करवा दोगे आप डिलीवरी उसकी वजाइनल, या फिर अगर उसकी कंडीशन आपको नहीं लग रहा है कि इंडक्शन ये नॉर्मल कंडीशन नहीं हो सकती है, तो आपको फिर सिजेरियन सेक्शन के लिए जाना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेज में आपने ये याद रखना है, फिट्स कंट्रोल है, नॉर्मल मतलब उसको एक्लेम्शिया तो है लेकिन अभी कंडीशन कंट्रोल में है, और जो उसकी प्रेगनेंसी है 37 वीक के ऊपर चलेगी, तो डिलीवरी करवा देंगे इंडक्शन के थ्रू, या फिर किसके थ्रू? CS के थ्रू। क्लियर हो गया इतना? अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। मतलब ये इंडक्शन कब करवा रहे हैं? फेवरेबल इन्वायरमेंट में। फेवरेबल इन्वायरमेंट है और ये अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है, उसमें हमको CS कराना पड़ेगा। नहीं तो हम ट्राई करेंगे कि फेवरेबल कंडीशन है तो इंडक्शन करवाएं। अब आता है दूसरी स्टेज। अब दूसरी स्टेज में क्या होगा? फिट्स तो कंट्रोल हैं,
लेकिन जो बेबी है वो कैसा है, मैच्योर है, इमैच्योर है। अब बेबी इमैच्योर है, क्या करोगे फिर भैया? सेकेंड हमने फिर तो बोल दिया, बेबी इमैच्योर का मतलब 37 वीक से कम है प्रेगनेंसी, ठीक है, सिंपल सी बात इतनी है। तो आप क्या करोगे, जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू करोगे। पहली चीज़ तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा ना। दूसरी चीज़, कंटिन्यू करने के साथ साथ जब तक बेबी मैच्योर नहीं होता तब तक नहीं करना है। जैसे ही फिर मैच्योर हो गया तो डिलीवरी करवाना है। डिलीवरी कैसे करवानी है? फिर वही 2 तरीके आपके फेवरेबल है तो इंडक्शन करवाओगे, क्या करवाओगे? इंडक्शन। नहीं है तो सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेट करना है सेकेंड वाले स्टेज में, ठीक। अब आता है हमारा थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या है कि आपके फिट्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। पहली कंडीशन यहाँ पे फिट्स अनकंट्रोल हो रखे हैं आपके। दूसरी चीज़ और क्या हो सकता है यहाँ पे, और आपको लेबर के कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं मिल रहे हैं, लेबर के साइन वगैरह कोई भी नहीं मिल रहे हैं। तब आप क्या करोगे फिर? तब आप करोगे 6 आवर तक, आप 6 to 8 आवर से अंदर आपको डिलीवरी करवानी पड़ेगी, ठीक है। 6 to 8 आवर में आपको डिलीवरी करवानी पड़ेगी। इस कंडीशन में कैसे? वही 2 तरीके, क्या करवाना है? सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन इसमें आप करवाओगे, ठीक। सिजेरियन सेक्शन और इंडक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पे इंडक्शन तो होगा नहीं, तो सिजेरियन सेक्शन से ही आपको 6 से 8 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा? डिलीवरी करवानी पड़ेगी। अब लास्ट कंडीशन आती है, फोर्थ कंडीशन। फोर्थ में क्या है? लेबर प्री एक्लेम्शिया तो है लेकिन लेबर भी स्टार्ट हो चुका है। अब क्या करोगे? आपके पास कंडीशन है तो या तो आप लेबर स्टार्ट हो चुका है तो आपके पास या तो ARM बचता है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करवा सकते हो आप, या फिर आप करवा सकते हो दूसरा वही सिजेरियन सेक्शन। क्लियर हो गया इतना? तो आपको सिजेरियन ARM में क्या करना है? आपको फोर्सेप ARM में आर्टिफिशियल रप्चर करवाओगे या फोर्सेप डिलीवरी करवाओगे या वेंटोस डिलीवरी करवाओगे, ठीक है। ऐसे आप डिलीवरी करवा दोगे इसकी। क्लियर हो गया इतना? और वजाइनली आप डिलीवर करवा दोगे इस वाले केस में, और यहाँ से तो सिजेरियन सेक्शन से हो रहा है। क्लियर हो गया इतना? अब ये पढ़ लिया हमने ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में क्या है? फिट्स कंट्रोल्ड हैं। एक में 37 वीक हो चुके हैं तो उसमें 2 इंडक्शन करवाओ या सिजेरियन सेक्शन करवाओ। सेकंड वाले में क्या है? 37 वीक नहीं हुए हैं तो वहाँ पे वेट करेंगे हम, फिर दोनों चीज़ें करवा सकते हैं। थर्ड वाले में क्या हो गया? फिट्स कैसे हैं यहाँ पे? अनकंट्रोल्ड हैं, तो आपको 6 से 8 आवर के अंदर क्या करवा देना है? सिजेरियन सेक्शन करवा देना है। फोर्थ स्टेज लेबर स्टार्ट हो चुका है तो वहाँ पे या तो ARM करवा दो वेंटोस और फोर्सेप डिलीवरी से, या फिर सिजेरियन सेक्शन करवा दो। तो सिंपल है, इसको 2 बार आप चार्ट बनाना, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, यही आता है। और लास्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट हम इसमें क्या क्या करते हैं तो देख लीजिए। सबसे पहले असिस्मेंट करोगे आप। असिस्मेंट में क्या क्या चीज़ें असिस्ट करोगे भैया आप? हमने बोला था वेट पे फ़र्क पड़ रहा था। दूसरा हमने बोला था, क्या बोला था हमने? जो कंडीशंस देखने को मिल रही हैं आपकी वो चीज़ें असिस्ट करोगे आप। फीटल वेलबिंग देखोगे, फीटल वेलबिंग देख लिया आपने। उसके अलावा आपने सिजेरियन सेक्शन के लिए देखोगे आप क्या? इतना ही करोगे आप, ठीक है। असेसमेंट में आपने असिस्ट कर लिया, मदर की कंडीशन, वेट देख लिया और फीटल वेलबिंग देख ली, तो ये हो गया हमारा असेसमेंट वाला कंडीशन। अब दूसरा आता है पोजीशन, ठीक है। अब पोजीशन में आप किस में देखते हो? सिजेरियन सेक्शन में कौन सी पोजीशन देते हो, ठीक है। तो साइड लेटरल देते हैं और हर 4 आवर्स में हमको क्या करना होता है? चेंज करना होता है, ठीक है। साइड लेटरल देनी होती है, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी? थर्ड आता है। थर्ड किसका क्या करोगे नर्सिंग मैनेजमेंट में? फिट्स का मैनेजमेंट करोगे। तो फिट्स में आपको क्या करके रखना है? जब फिट्स आ रहे हैं तो पेशेंट को एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना है, इंजरी से प्रिवेंट करना है, इंजरी और एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना है। तो इंजरी से प्रिवेंट कैसे करोगे भैया? उसके कॉटन वो लगा दो, उसके नीचे तकिया, पिलो बिलो द हेड, ठीक है। एस्पिरेशन और साइड रेल्स वगैरह, ठीक। वो देखना है कि चोट ना लगे उसको या फॉल डाउन ना हो पेशेंट। साइड रेल लगा दो, पिलो लगा दो उसके नीचे, हेड के नीचे। एस्पिरेशन में उसके हेड को एक साइड को टर्न करके रखना है, एस्पिरेशन ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमने किस में करके रखनी है। और ये भी देखना है कि वहाँ पे क्राउड वगैरह ना इकट्ठा हो उसके पैर। अगर वो हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि ये सारा मैनेजमेंट तो हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है, तो उसके सारे रिलेटिव्स को बाहर रखना है, केवल एक ही पेरेंट्स को अंदर रखना है और वहाँ पे आप मैनेज करोगे सारी चीज़ें, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, हाइपोक्सिया हो रहा था, ऑक्सीजन लगाओ पेशेंट को। मेडिसिन हमने बात कर ली थी मेडिकल मैनेजमेंट में, वो आपको पता है जो भी, या फिर डॉक्टर ने जो भी प्रिस्क्राइब किए हैं। अब
अगला है एक काम और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचाना। ठीक है, हॉस्पिटल, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, हो सकता है कि नर्स ऐसे ही बिना ग्लव्स के यूज़ करने लग जाए, उसको मेडिसिन ऐसे ही देने लग जाए, इंजेक्शन वगैरह देने लग जाए, या जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए रिपोर्ट आ रही है तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे आपने मैनेज करके रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन में हमने बोला था प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो प्रोटीन और जो भी कैलोरी वगैरह है, ठीक है, प्रोटीन को बढ़ा देना है, उसके प्रोटीन को तो इंक्रीज़ कर देना है। अब सोडियम को क्या करोगे, डिक्रीज़ करोगे, फैट को भी डिक्रीज़ करोगे। ठीक है, हाइपरटेंशन से बचाने के लिए। और जो भी डाइजेशन, उसको डाइजेस्टिव फूड दोगे, ऐसा नहीं कि आपने ऐसा हार्ट दे दिया उसको स्टूल पास ही नहीं हो रहा। ठीक है, उसके अलावा आप बहुत इंपॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट। थेराप्यूटिक, हमेशा साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको रखना है अच्छे से पेशेंट का। ठीक है, थेराप्यूटिक इफेक्ट अच्छे से आए पेशेंट के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक, अब बात करते हैं एक और लास्ट, कैथेटराइजेशन भी करते हैं हम इसमें। अगर सिजेरियन सेक्शन हो रहा है तब आपको उसको कैथेटराइजेशन तो करना ही होगा। अगर वजाइनल हो रखा है, पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है, तब तो वो जा सकता है, लेकिन सिजेरियन सेक्शन में जरूरी ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस पे क्या करना, कैथेटराइजेशन करना। ठीक है, तो आप इसको कैथेटराइजेशन को इंपॉर्टेंट समझिए इसमें। ठीक है, तो ये सारा हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया किसका, एक्लेम्शिया का। थैंक यू। ये हो गया हमारा एक्लेम्शिया क्लियर।